हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं रोजगार और निर्माण पत्रिका का। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 2 से लेकर 8 अक्टूबर 2023 का एडिशन। देखेंगे इस हफ्ते इंपॉर्टेंट क्या आ रहा है, करंट अफेयर चर्चा में कौन रहे हैं और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, उन्हें भी कवर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर लास्ट तक बने रहिए। को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले चर्चा में रही हैं बिल्किस मीर। बिल्किस मीर जो हैं ये श्रीनगर की पूर्व कायाकिंग और कैनोइंग खिलाड़ी रह चुकी हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही बन सकता है कि बिल्किस मीर का नाम दे दिया गया। पूछा कि ये किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो कायाकिंग और कैनोइंग। अब आती है इम्पॉर्टेंट न्यूज। हाल ही में जो चाइना के हांगझोउ में एशियाई खेल हो रहे हैं, ये भी याद रखना है। एशियाई खेल 19वें एशियाई खेल हो रहे हैं, कहाँ पे? चाइना के हांगझोउ में। तो इन्हें फिनिशिंग लाइन जज बनाया गया है। बिल्किस मीर को फिनिशिंग लाइन जज बनाया गया है और पहली बार हुआ है कि कोई भारतीय महिला यहाँ पे फिनिशिंग लाइन जज बनी है, इसलिए इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम आपको याद रखना है, बिल्किस मीर। किस खेल से संबंधित है? कायाकिंग और कैनोइंग। इसके बाद है राष्ट्रीय सिनेमा दिवस। तो 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा राष्ट्रीय सिनेमा दिवस। तो हाल ही में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ये घोषणा की है कि अब से हर साल 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया जाएगा पूरे भारत में। और इस दौरान जितने भी थिएटर हैं वहाँ पे 99 रुपीज़ में मूवी दिखाई जाएगी पर पर्सन। तो यहाँ से आपको बस डेट याद रखनी है, 13 अक्टूबर की। इसके बाद एक रिवर मैराथन है जो कि हाल ही में ब्रिटेन में लंदन में टेम्स नदी है। तो टेम्स नदी में हाल ही में ग्रेट रिवर रेस का आयोजन किया गया है। ये जो ग्रेट रिवर रेस है इसे रिवर मैराथन के नाम से जाना जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1988 में। तब से लेकर हर साल इसे सितंबर माह में आयोजित किया जाता है टेम्स नदी पे। इसमें लगभग 37 किलोमीटर लंबी एक मैराथन आयोजित की जाती है टेम्स नदी पे। इसके बाद है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल इनकी कलाकृति है, पेंटिंग है, जिसे हाल ही में वैश्विक नीलामी में 61.8 करोड़ रुपए में बेचा गया है और किसी भी भारतीय की ये सबसे महंगी कलाकृति है। इस कारण से इम्पॉर्टेंट है, अमृता शेरगिल की कलाकृति है। ये एक पेंटर हैं और जो पेंटिंग है इसका नाम दिया गया है द स्टोरी टेलर। द स्टोरी टेलर। तो इसे अभी हाल ही में वैश्विक नीलामी में 61.8 करोड़ रुपए में बेचा गया है, जो कि भारत की तरफ से बिकने वाली सबसे महंगी कलाकृति है। फिर हैं अभय करंदीकर। तो आईआईटी कानपुर के निदेशक हैं ये अभय करंदीकर। हाल ही में इन्हें विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखना आपको, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के नए सचिव बन गए हैं अभय करंदीकर, जो कि आईआईटी कानपुर के निदेशक भी हैं। इन्होंने स्थान दिया है एस गोखले जी का। इसके बाद यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में एक और नई चीज़ शामिल की गई है, जो कि है रविंद्रनाथ टैगोर जी का घर, जिसका नाम है शांति निकेतन। तो नोबेल पुरस्कार विजेता है रविंद्रनाथ टैगोर जी और इनका जो घर था, घर का नाम है शांति निकेतन। इसको अभी हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है ये शांति निकेतन और यहाँ पे ये जो घर है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए क्विज़ का क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को किस वर्ष और किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिलहाल यहाँ से आपको ये याद रखना है कि इनका जो घर है शांति निकेतन, इन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद है थियरी मथोऊ। थियरी मथोऊ जो हैं ये भारत में फ्रांस के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं और अभी हाल ही में ये बैंकॉक से नई दिल्ली आए हैं अपना पदभार संभालने के लिए। तो आपको क्या याद रखना है कि भारत में फ्रांस के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? ये हैं थियरी मथोऊ। फिर यहाँ पे एक नया डेटा दिया गया है, जिसके अनुसार भारत में कुल जितने भी गांव हैं उनका 3/4 भाग यानी 75% गाँव जो हैं, इन्होंने स्वच्छ भारत के तहत ODF+ का दर्जा हासिल किया है। तो अभी हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के डेटा दिए गए हैं, जिसके तहत ये बताया गया है कि भारत के कुल गाँव में से 75% जो हैं इन्होंने ODF+ का दर्जा हासिल कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के DEPWD दिव्यांगजन के अधीन भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ने सांकेतिक भाषा दिवस मनाया है।
सांकेतिक भाषा दिवस मनाया है। तो यहाँ पे क्या है, आपको डेट याद रखनी है कि ये दिन मनाया कब जाता है। तो ये दिन मनाया जाता है 23 सितंबर को। अभी हमने विश्व थिएटर डे पढ़ा और अब हम पढ़ रहे हैं 23 सितंबर को मनाया गया है क्या, सांकेतिक भाषा दिवस, विश्व सांकेतिक भाषा दिवस। इसके लिए थीम रखी गई थी एक ऐसी दुनिया जहाँ पर हर जगह के बधिर लोगों का कहीं भी अपना निशान छोड़ सकते हैं। तो थीम याद रखना है, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर हर जगह के बधिर लोग कहीं भी अपना निशान छोड़ सकते हैं। कब मनाया गया, 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया है। इसके बाद यहाँ पे नौसेना प्रमुख एडमिरल हमारे आर हरि कुमार जी, इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित 25वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शक्ति संगोष्ठी, याद रखिएगा 25वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शक्ति संगोष्ठी है जो कि यूएसए में आयोजित हुई थी। तो यहीं पे नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार जी हैं, इन्होंने भाग लिया है। तो यहाँ पे आपको प्लेस का याद रखना है, नाम कहाँ पे आयोजित हुई थी संगोष्ठी, अमेरिका, और किसने पार्टिसिपेट किया है, भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार जी। इसके बाद है उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR, तो ICAR का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से राजस्थान में इन्होंने 2 सौगातों की शुरुआत की है, जिसमें से एक है बीकानेर में ICAR का मूंगफली अनुसंधान निदेशालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र। कहाँ पे, बीकानेर में मूंगफली अनुसंधान निदेशालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, और इसके साथ ही साथ केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान के प्रशिक्षु गृह का उद्घाटन किया गया है। तो ये 2 सौगातें हैं जिनका उद्घाटन किया गया है उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। फिर यहाँ पे एक फिल्मोत्सव था जिसका 4था संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ये है भारत लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक फिल्मोत्सव। यहाँ से आपको क्या याद रखना है, आपको यहाँ से प्लेस याद रखना है कि भारत लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक फिल्मोत्सव का अभी हाल ही में 4था संस्करण आयोजित हुआ था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस शहर में आयोजित हुआ था, तो ये आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। फिर यहाँ पे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 प्रकाशित किया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वीपो। तो इन्होंने अभी हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 प्रकाशित किया है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है बौद्धिक संपदा को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इसमें भारत ने 40वां स्थान प्राप्त किया है। इस रैंकिंग में टोटल 132 अर्थव्यवस्थाएं थी पूरे विश्व भर की जिनमें रैंकिंग बनाई गई, और भारत का इसमें 40वां स्थान था। अगर इंग्लिश में आप बात करेंगे तो इसे कहा जाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है इसे कहा जाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, 40वां। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है ये किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि 2023 का जो इंडेक्स है इसमें भारत ने तो 40वां स्थान प्राप्त किया है, सबसे ऊपर कौन सा देश रहा है, सबसे ऊपर यानी फर्स्ट प्लेस पे कौन रहा है, तो सबसे ऊपर रहा है स्विट्ज़रलैंड। याद रखना आपको, सबसे ऊपर रहा है स्विट्ज़रलैंड। और भारत कहाँ पे रहा है, भारत रहा है 40वें नंबर पे। फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश की न्यूज़ है। तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया, सबसे पहले तो डेट याद रखिए 27 सितंबर को मनाया गया विश्व पर्यटन दिवस। तो इसी के अवसर पे पर्यटन मंत्रालय ने बेस्ट टूरिज़्म विलेज प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें मध्य प्रदेश के जो ग्राम है मडला और खोखरा, तो ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुने गए हैं। तो 2 अवार्ड यहाँ पे आ गए। इसके बाद वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में राज्य स्तरीय वन प्राणी सप्ताह आयोजन किया गया। ये सप्ताह मनाया गया था 1 से लेकर 7 अक्टूबर। ध्यान रखिएगा जो भी इवेंट्स हो रहे हैं इनकी आपको डेट याद रखनी है। सबसे पहले 27 सितंबर को मनाया गया विश्व पर्यटन दिवस, उसके बाद 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया गया क्या, राज्य स्तरीय वन प्राणी सप्ताह। और ये जो विश्व पर्यटन दिवस है इसके अवसर पे मध्य प्रदेश के 2 गांव मडला और खोखरा को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कारों की बात करें तो अभी हाल ही में इंडियन स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 हुआ था, जहां पे मध्य प्रदेश को
13 अवार्ड दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। इंडियन स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश को 13 पुरस्कार मिले हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ को जो है सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य बना है मध्य प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर रहा है और संयुक्त रूप से तीसरा पुरस्कार जो है ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश को दिया गया है। याद रखना है, इंडियन स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में पहले में मध्य प्रदेश, दूसरे में तमिलनाडु, तीसरे में राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इसके अलावा चंडीगढ़ सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश और मध्य प्रदेश को 13 अवार्ड मिले टोटल। इसके बाद मूव करते हैं स्पोर्ट्स की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे एशियन गेम्स, अभी हमने डिस्कस किया कि एशियन गेम्स कौन से हैं, ये 19वें एशियन गेम्स हैं। कहाँ पे हो रहे हैं? चाइना के हांगझोउ में। तो यहाँ पे अभी इवेंट्स चल रहे हैं। जब ये प्रतियोगिता पूरी हो जाएगी तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेडल टैली के बारे में। जो भी खिलाड़ी यहाँ पे स्वर्ण पदक जीतेंगे सब कुछ डिस्कस किया जाएगा इस प्रतियोगिता के समाप्त होते ही। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वो है क्रिकेट को लेके। तो यहाँ पे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बात हो रही है। इन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई खेलों में क्रिकेट स्पर्धा में पहली बार हिस्सा ले रही थी भारतीय महिला टीम और इन्होंने फाइनल में श्रीलंका को हराया। याद रखिएगा, इन्होंने फाइनल में श्रीलंका को हराया है और स्वर्ण पदक जीत लिया है। और पहली बार हुआ है कि भारत ने एशियन गेम्स में क्रिकेट में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है, इन्होंने 2 बार वनडे विश्व कप भी जीता है और 1 बार T20 में उप विजेता रही है। इसके अलावा पिछले साल जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे वहाँ पे इन्होंने रजत पदक जीता था और अब एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है भारत की महिला क्रिकेट टीम ने। इसके बाद यहाँ पे मोटो जीपी रेस का आयोजन हुआ था। भारत में पहली बार हुआ था कि मोटो जीपी रेस का आयोजन हुआ था, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसका आयोजन हुआ था नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में। नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में पहली बार भारत में मोटो जीपी रेस का सफल आयोजन किया गया। और जो 2023 का खिताब है, जिसे मोटो जीपी भारत 2023 रेस कहा गया है, तो मोटो जीपी भारत 2023 रेस का जो खिताब है ये इटली के मार्को बेजेकी ने जीता है। इटली के हैं मार्को बेजेकी, इन्होंने जीता है मोटो जीपी भारत 2023 रेस को। पहली बार मोटो जीपी रेस आयोजित की गई थी भारत में। इसके अलावा ये याद रखिएगा कि जो मोटो जीपी चैम्पियनशिप है इसकी शुरुआत हुई थी 1949 में और ये जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है ये है नोएडा में और यहाँ पे 2011, 12, 13 में फार्मूला 1 रेस भी आयोजित की गई थी। इसके बाद एशियन गेम्स की ही बात करते हैं। तो एशियन गेम्स में जो पुरुषों का क्रिकेट का प्रतियोगिता चल रहा है, यहाँ पे जो नेपाल की टीम है इन्होंने काफ़ी सारे विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। जो मैच है T20 फॉर्मेट में खेले जा रहे हैं। तो नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ एशियन गेम्स में पहले बल्लेबाजी की और इन्होंने 20 ओवर में 314 रन बनाए, 314 रन, जो कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर है। इसके बाद इन्होंने मंगोलिया को 41 रन पे ऑल आउट कर दिया और सबसे बड़े अंतर से इन्होंने जीत दर्ज की है। तो सबसे पहले याद रखिएगा सबसे बड़ा स्कोर कितना है T20 का? 314 रन। किसने बनाया? नेपाल ने। अब यहाँ पे देखिए नेपाल के ही कुशल मल्ला ने 50 गेंदों में 137 रन बनाए। इन्होंने 34 गेंदों में शतक बनाया, जो कि T20 का सबसे तेज शतक है। 34 गेंदों में इन्होंने सेंचुरी बनाई है, नेपाल के हैं। तो T20 का सबसे तेज सेंचुरी था ये कुशल मल्ला। इसके साथ ही साथ यहाँ पे नेपाल के ही दीपेंद्र सिंह एरी हैं। दीपेंद्र सिंह एरी इन्होंने 9 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाई है, अर्धशतक बनाया। इन्होंने भी नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जो पहले विश्व रिकॉर्ड था फास्टेस्ट 50 का, ये 12 गेंदों में था भारत के युवराज सिंह के नाम, और अब 9 गेंदों में 50 रन बनाया है दीपेंद्र सिंह एरी ने। तो नया विश्व रिकॉर्ड इनके नाम हो गया है। तो कौन से रिकॉर्ड हैं? सबसे ज़्यादा टीम टोटल 314 रन एक पारी में नेपाल, सबसे तेज शतक 34 गेंदों में कुशल मल्ला, सबसे तेज अर्धशतक 9 गेंदों में दीपेंद्र सिंह एरी। इसके बाद यहाँ पे कुश्ती से न्यूज़ है। तो भारत की युवा महिला पहलवान है अंतिम पंघल। इन्होंने सर्बिया में आयोजित हुई थी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, यहाँ पे शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। और इसके साथ ही जो 2024 में पेरिस में ओलंपिक खेल होंगे उसमें इन्होंने क्वालिफाई कर लिया, जगह बना ली है। तो अब यहाँ से क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले तो अंतिम पंघल किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? कुश्ती में, पहलवानी में। दूसरी चीज़ है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी?
सर्बिया में कौन सा मेडल इन्होंने जीता है, कहाँ से पदक जीता है, और दूसरी चीज़ इन्होंने क्वालिफाई किया है आने वाले ओलंपिक के लिए जो कि होंगे 2024 में, और कहाँ पे होंगे, पेरिस में। फिर यहाँ पे फार्मूला 1 रेस है, F1 रेस है, जो कि हाल ही में मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती है। कौन सी रेस थी ये, देखिए फार्मूला 1 चैम्पियनशिप जो है पूरे वर्ष भर चलती है, सीजन भर अलग अलग देशों में इसकी रेस आयोजित होती हैं। तो अभी हाल ही में जापान ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, जापान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस, जिसे जीते हैं नीदरलैंड के कार रेसर मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन मौजूदा वो चैम्पियन भी हैं, तो ये भी याद रखना आपको। तो नीदरलैंड के कार रेसर है मैक्स वर्स्टैपेन, जिन्होंने 2023 की जापान ग्रैंड प्रिक्स जीती है। और ये रेस किसके लिए करते हैं, ये रेस करते हैं रेडबुल के टीम के लिए, हैं किस देश के, नीदरलैंड के लिए। फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, जो कि है 128वां संविधान संशोधक विधेयक, 128वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसे दिया गया है नारी शक्ति वंदन विधेयक का नाम। तो आप क्या याद रखना है, नारी शक्ति वंदन विधेयक कौन सा विधेयक है, 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। हाल ही में इसे बहुमत से संसद में पारित कर दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अब ये विधेयक है क्या, ये विधेयक में ये कहा गया है कि लोकसभा, राज्यों की विधानसभा और जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली, इसकी विधानसभा की जो 1/3 सीटें हैं ये महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। तो यही है नारी शक्ति वंदन विधेयक, जिसे 128वां संविधान संशोधन विधेयक भी कहा गया है, और इसे पूरी तरह से बहुमत के साथ पारित कर दिया गया है। तो इसके चलते अब लोकसभा में जैसे 543 सीट हैं, तो इसमें से 181 सीटें जो हैं महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। तो कहाँ कहाँ आरक्षित की गई हैं, याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में जो 1/3 सीट है, 1/3 सीट है, ये महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। यानी कि 33% आरक्षण देने का प्रावधान दिया गया है इस नारी शक्ति वंदन विधेयक में। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर यहाँ पे भारतीय नौसेना का गोताखोर सहायता और पनडुब्बी बचाव पोत है, जिसका नाम है INS निरीक्षक, INS निरीक्षक। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसका नाम है INS निरीक्षक। तो हाल ही में ये श्रीलंका की नौसेना के साथ 1 सप्ताह के गोताखोर प्रशिक्षण अभ्यास के लिए गया था त्रिंकोमाली, और हाल ही में त्रिंकोमाली से वापस भारत के लिए रवाना हो गया, प्रशिक्षण को पूरी तरह सफलतापूर्वक पूरा करके। तो यहाँ से इसका नाम आपको याद रखना, INS निरीक्षक। किस देश की नौसेना के साथ अभ्यास करने गया था, श्रीलंका की नौसेना के साथ अभ्यास करने गया था, ये याद रखना है। अब मूव करते हैं MCQ की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हैं, इन्हें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ICC वनडे विश्व कप 2023 में भारतीय टीम अपना पहला मैच किस देश के खिलाफ खेलेगी। तो पहला मैच होगा भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ। फिर है डूरंड कप जो है ये किस देश में खेले जाने वाली एक लोकप्रिय फुटबॉल प्रतियोगिता है। तो डूरंड कप खेला जाता है भारत में और फुटबॉल की प्रतियोगिता है, ये भी याद रखिएगा। फिर अब वर्ष 2021 में किस देश ने कोपा अमेरिका का फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है। तो ये जीते हैं अर्जेंटीना की टीम। फिर है किस देश ने सबसे ज़्यादा बार सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो देखिए सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये हॉकी का टूर्नामेंट है। आपको बताना सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है, तो सबसे ज़्यादा बार जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। फिर इनमें से किस देश ने 5 बार बास्केटबॉल वर्ल्ड कप जीता है। तो ये देश है अमेरिका। फिर जापान ओपन 2023 में किस खिलाड़ी ने पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है। तो ये पदक जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। नेक्स्ट है PR श्रीजेश जो हैं ये भारतीय हॉकी टीम से संबंधित हैं। आपको बताना है कि किस पोजीशन में खेलते हैं। तो ये गोलकीपर हैं। फिर है अंतिम पंघल किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो अभी हमने इसको अभी डिस्कस किया था, देखिए वही क्वेश्चन आ गया। तो अंतिम पंघल किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये प्रतिनिधित्व करती हैं कुश्ती में। फिर कार्लोस अल्काराज ने अब तक कितने ATP टाइटल जीते हैं। तो कार्लोस अल्काराज ने अब तक टोटल 12 ATP खिताब जीते हैं। फिर इनमें से किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता है। तो यहाँ पे देखिए रवि कुमार दहिया, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जो कि 2020 के थे, इनमें रजत पदक जीता था। फिर टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन हैं। तो ये हैं लाला अमरनाथ। फिर इनमें से किस फुटबॉल क्लब ने सबसे ज़्यादा बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का
खिताब जीता है? तो सबसे ज़्यादा बार खिताब जीता है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। फिर है इनमें से किस देश ने वर्ष 2007 में फीफा वुमेन वर्ल्ड कप जीता था? तो तब जीती थी जर्मनी की टीम। 2007 की बात हो रही है और फीफा वुमेन वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो जर्मनी की टीम जीती थी। फिर है वर्ष 2022 में किस देश ने ATP कप टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता है कनाडा की टीम ने। फिर है FIDE जो है ये किस खेल से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? FIDE यानी कि FIDE। तो FIDE ये शतरंज से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। नेक्स्ट है इंग्लैंड ने किस खिलाड़ी की कप्तानी में वर्ष 2022 में ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है? तो तब कप्तान थे जॉस बटलर। फिर आर्याना सबालेंका ये किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं? तो ये टेनिस खेलती हैं बेलारूस के लिए। फिर इनमें से किस खिलाड़ी ने फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 में गोल्डन ग्लव का पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है मैरी अब्स ने। फिर टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा दोहरा शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं? तो सबसे ज़्यादा दोहरा शतक बनाया है विराट कोहली ने। नेक्स्ट है किस महिला खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा यानी 3 बार वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये खिलाड़ी हैं कैरोलिना मरिन। फिर वर्ष 2023 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट है भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन किस खेल के जाने माने खिलाड़ी हैं? तो लक्ष्य सेन जो हैं ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। फिर वर्ष 2023 में किस देश ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जीती है? तो 2023 की बात हो रही है, इस वर्ष जीती है भारत की टीम। फिर है इस वर्ष अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किस रेसर ने जीती है? तो ये जीते हैं सर्जियो पेरेज। फिर है अद्वैत पागे एशियाई खेल 2022 में किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तैराकी में। आगे यहाँ पे सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन हैं, यहाँ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अन्नपूर्णा जो है ये कहाँ पे स्थित है, किस देश में स्थित एक पर्वत है? तो अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित एक पर्वत है। फिर है भारत के किस राज्य में गर्मी के मौसम में काल वैशाखी हवाएं चलती हैं? तो ये राज्य है पश्चिम बंगाल। फिर है 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है लगभग? तो ये है लगभग 65.46%। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है भारत में। फिर है भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है जलोढ़ मिट्टी के द्वारा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर 3 ओर से समुद्र से घिरा है? तो यह है कन्याकुमारी। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने शहरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हैं? तो टोटल 53 ऐसे शहर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। फिर आपको बताना कुद्रेमुख शिखर कहाँ है? तो कुद्रेमुख शिखर है कर्नाटक में। नेक्स्ट बताना निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़ा शुद्ध बुवाई क्षेत्र है? शुद्ध बुवाई क्षेत्र किस राज्य में है ये सबसे बड़ा? सबसे बड़ा पंजाब में है। फिर है लोहा तथा इस्पात दोनों क्या हैं ये? तो दोनों बुनियादी उद्योग हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वूलर, और ये क्वेश्चन पहले भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था 1952 में। फिर है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता दी गई है? तो ये अनुच्छेद है 57, अनुच्छेद 57 में दिया गया है। नेक्स्ट बताना है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ है? तो ये है केरला में। नेक्स्ट है अकबर ने अपने दरबार में किस जैन श्वेतांबर साधु को आमंत्रित किया था? तो ये साधु थे हरिविजय। फिर आपको बताना है कि इनमें से क्या एक बेहतरीन लौह अयस्क है जिसमें 70% तक लौह की उच्च मात्रा होती है? तो ये है मैग्नेटाइट। नेक्स्ट बताना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चिकित्सीय सहायता का अधिकार सम्मिलित है? तो यह है अनुच्छेद 21।
फिर आपको बताना किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया था। तो ये था 101वां संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी लागू किया गया था। आगे बताना निम्नलिखित में से किस प्रकार के वृक्षों का आकार सांक्वाकार होता है। तो ये हैं पाइन और देवदार। पाइन और देवदार ये जो वृक्ष हैं इनका आकार जो है ये सांक्वाकार होता है। फिर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये कहाँ है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट बताना जर्मनी का जो रूर क्षेत्र है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो रूर क्षेत्र जो है ये प्रसिद्ध है कोयला के लिए। फिर बताना भारतीय ऊर्जा विनिमय का मुख्यालय कहाँ है। ये मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट बताना है तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ है। तो तीरथगढ़ जलप्रपात है छत्तीसगढ़ में। फिर बताना निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैलों का प्रमुख लक्षण है। तो ये है परिवर्तनीय। लास्ट में देखते हैं स्मृति शेष। तो यहाँ पे बॉलीवुड फिल्म के अभिनेता हैं जिन्होंने 3 इडियट्स में भी लाइब्रेरियन का रोल किया था, लाइब्रेरियन दुबे जिनका नाम था। इनका नाम था अखिल मिश्रा। तो हाल ही में 67 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अखिल मिश्रा जिनका हाल ही में 67 वर्ष की आयु में निधन हुआ है तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये अभिनय के क्षेत्र से संबंधित थे, ये अभिनेता थे। इसी तरह प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं अजीत नीनान, हाल ही में 68 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया है। तो पूछ सकता है कि अजीत नीनान किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये कार्टूनिस्ट थे, इनका नाम भी आपको याद रखना है। हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जैसा ही अगला अंक प्रकाशित हो उसकी वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस सेशन की PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में इसकी PDF के साथ ही साथ दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर मैगजीन है उनकी PDF मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर, वोकैब, GK, जॉब अलर्ट्स, नोटिफिकेशन सब कुछ एक ही प्लेस पे अवेलेबल है। तो मेक श्योर उसे ज़रूर ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण का भी एनालिसिस अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, ज़रूर चेकआउट करिएगा। अक्टूबर के वीडियो आ चुके हैं, उन्हें भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।